Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my second lecture of class 12 biology, chapter 7 evolution. आज की वीडियो का टॉपिक है evidences for evolution. मतलब क्या क्या प्रूफ थे evolution के. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं. थैंक यू. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं क्या प्रूफ मिले थे जिससे पता चला था कि हाँ इवोल्यूशन हुआ है. तो पहला ये था कि रॉक्स में हमें फॉसिल्स मिले थे, जो कि फॉसिल्स क्या है, बेसिकली लाइफ फॉर्म्स के हार्ड पार्ट्स जो कि रॉक्स में मिले थे, उन्हें हमने कहा था फॉसिल्स. रॉक्स जो है वो सेडिमेंट्स फॉर्म कर रहे थे, मतलब लेयर, और बहुत सारी लेयर्स फॉर्म कर रहे थे, और साथ में अर्थ का जो क्रस्ट है उसका क्रॉस सेक्शन भी वो फॉर्म कर रहे थे, जिसकी वजह से ये पता चल रहा था कि सेडिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है वो एक दूसरे के ऊपर, बेसिकली जो सेडिमेंट्स है वो अरेंज्ड है, और ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ, बहुत टाइम से, मतलब बहुत पुराने टाइम से ये जो सेडिमेंट्स हैं वो अरेंज हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर. डिफरेंट एज्ड रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स. अब अलग अलग जो रॉक सेडिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स के फॉसिल्स अपने अंदर कंटेन करते थे, हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर सेडिमेंट, जो कि जब एक पर्टिकुलर सेडिमेंट फॉर्म हुआ होगा तब वो खत्म हुए होंगे, तब वो मरे हुए होंगे. सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स. इनमें से कुछ जो है वो मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स के बिल्कुल सिमिलर थे देखने में, और ये रिप्रेजेंट करते थे एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स जो खत्म हो चुके हैं, जो अब यहाँ मॉडर्न पीरियड में नहीं है प्रेजेंट, तो उन्हें हम कहते हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स. एग्जाम्पल के तौर पे है डायनासोर्स. जो अलग अलग सेडिमेंट्री लेयर्स में फॉसिल्स की स्टडी हुई थी, उससे हमें पता चला था कि वो किस जियोलॉजिकल पीरियड में एग्जिस्ट करते थे. इस फॉसिल स्टडी ने ये बताया था कि किस तरह से लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो टाइम के साथ चेंज हुई, और किस तरह से वो रेस्ट्रिक्टेड थी कुछ सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पेन्स के साथ. Hence, new forms of life have arisen at different times in the history of Earth. तो अगर अर्थ की हिस्ट्री देखी जाए तो नए नए फॉर्म्स जो है लाइफ के वो अलग अलग टाइम्स पे, अलग अलग डिफरेंट टाइम्स पे हमें देखने को मिले थे. ये सब आता है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस में. एक अगर कंपैरेटिव एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी देखी जाए, फिजिकल अपीयरेंस देखा जाए, एक कंपैरेटिवली देखा जाए एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी को, तो ये बताता है कि किस तरह से सिमिलैरिटीज रही होंगी, डिफरेंसेस रहे होंगे ऑर्गेनिजम्स के बीच में, आज के ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और जो कि बहुत सालों पहले रहे होंगे ऑर्गेनिजम्स, उनके बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज रही होंगी और क्या क्या डिफरेंसेस रहे होंगे एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के कंपैरिजन में. So here is the family tree of dinosaurs, जिसमें आप देख सकते हो किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है डायनासोर्स का. Such similarities can be interpreted to understand whether common ancestors were shared or not. तो इन similarities के बेसिस पे ये देखा गया था कि किनके कॉमन एंसेस्टर्स सेम थे और किनके नहीं. एग्जाम्पल के तौर पे वेल्स, बैट्स, चीता और ह्यूमन, जिसमें सारे मैमल्स बेसिकली ये सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोरलिम्स. तो फोरलिम्स की अगर मैं बात करूं तो उनकी जो बोन्स हैं उनमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है. अगर मैं वेल्स, बैट्स, चीता और ह्यूमन, जिनमें सारे मैमल्स आ जाते हैं, इनकी बात करूं तो दो दीज फोरलिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. अब जो पैटर्न है, जो बोन्स का पैटर्न है, अरेंजमेंट है फोरलिम्स में, जो बोन्स का पैटर्न है वो सेम है, लेकिन फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करते हैं. जैसे दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर. All of them have humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals and phalanges in their forelimbs. अब मैंने आपको बताया forelimbs जो है ये जो functions है वो अलग अलग करते हैं, ओके, और लेकिन जो स्ट्रक्चर है इनका, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है. सबके पास आपको ह्यूमरस मिल जाएगा, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजस, ये सब स्ट्रक्चर्स जो हैं फोर लिम्स में प्रेजेंट होंगे.
Hence, in these animals, the same structure developed along different directions due to adaptations to different needs. अब इन एनिमल्स में क्या हुआ, स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन वो डेवलप हुआ था अलग अलग डायरेक्शंस में. मतलब बेसिकली ये अलग अलग डायरेक्शंस में क्यों डेवलप हुआ था, ड्यू टू अडेप्टेशन. अब अलग अलग जरूरत की वजह से, जो डिफरेंट नीड्स थी उसकी वजह से अडेप्टेशन हुआ था. इस वजह से सेम स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुआ था अलग अलग डायरेक्शंस में. दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर होमोलोगस. इस तरह के इवोल्यूशन को हम कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम कहते हैं होमोलोगस. होमोलोगी मतलब कॉमन एंसेस्ट्री, कॉमन एंसेस्टर्स हैं. अदर एग्जाम्पल्स आर वर्टिब्रेट, हार्ट्स और ब्रेन्स. तो दूसरे एग्जाम्पल्स है वर्टिब्रेट के हार्ट्स और ब्रेन्स. प्लांट्स में भी थॉर्न और जो टेंड्रल्स होते हैं बोगनविला और कुकुरबिटा प्लांट के, वो होमोलोगी रिप्रेजेंट करते हैं. Homology is based on divergent evolution, whereas analogy refers to a situation exactly opposite. तो homology से homologous आ रहा है, तो ये बेसिकली बेस्ड है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पे, जबकि एनालॉगी बिल्कुल इसका ऑपोजिट है. बटरफ्लाई के विंग्स और बर्ड्स के विंग्स एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अगर मैं एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो एक जैसे नहीं होते हैं, और लेकिन ये फंक्शंस जो हैं वो एक जैसा परफॉर्म करते हैं. इनका फंक्शन बिल्कुल सिमिलर होता है. तो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन एंड हेंस हैविंग सिमिलैरिटी. तो इसमें मैं कह सकती हूँ स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं लेकिन फंक्शन सेम है. एनालॉगस स्ट्रक्चर्स बिकॉज द स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट बट द फंक्शन इज सिमिलर. इस टाइप के इवोल्यूशन को हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. और अगर मैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात करूं तो इसमें क्या होता है, एनाटॉमिकली जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है लेकिन फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है, बिल्कुल ऑपोजिट. सो हेंस एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो इवॉल्व हो रहे थे लेकिन फंक्शन जो था वो एक ही था, इसलिए उनमें सिमिलैरिटी देखने को मिली थी. So here is the example of homologous organs in plants and animals. तो बोगनविला प्लांट में आप देख सकते हो थॉर्न, कुकुरबिटा प्लांट देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे दिखाए हुए हैं 4 limbs. तो स्ट्रक्चरली तो ये सेम है, मैंने आपको बताया था, लेकिन फंक्शन जो है 4 limbs का सब में अलग अलग है. मैन में अलग है, चीता में अलग है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है 4 limb का, लेकिन द फंक्शंस आर डिफरेंट. Other examples of analogy are the eye of the octopus and of mammals or the flippers of penguins and dolphins. तो ये कुछ analogy के examples दिए गए हैं, ओके, जिसमें octopus की आई है और mammals की आईज हैं और penguins और dolphins के जो flippers हैं वो सब आते हैं examples में किसके, analogy के. One can say that it is the similar habitat that has resulted in selection of similar adaptive features in different groups of organisms but toward the same function. तो कोई भी ये कह सकता है कि एक ही प्लेस होने के कारण इसकी वजह से क्या हुआ था, सिमिलर अडेप्टिव फीचर्स को उनका सिलेक्शन हुआ था अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन फंक्शन जो था वो बिल्कुल एक जैसा था. जैसा अगर मैं बोलूं स्वीट पोटैटो है तो एक रूट मॉडिफिकेशन है, और पोटैटो अगर मैं बोलूं तो वो एक स्टेम मॉडिफिकेशन है, और इनका फंक्शन सेम है कि ये स्टोरेज में हेल्प करते हैं. ये एक और एग्जांपल है एनालॉजी का. Men has bred selected plants and animals for agriculture, horticulture, sport और security. Men ने बहुत से selected plants की breeding कराई थी, animals की breeding कराई थी अपने purpose के लिए, जैसे agriculture के लिए, horticulture के लिए, sport के लिए, security के लिए. Man has domesticated many wild animals and crops. This intensive breeding program has created breeds that differ from other breeds, example dogs, but still are of the same group. अब मैन ने जो है काफी सारे वाइल्ड एनिमल्स और क्रॉप्स को डोमेस्टिकेट किया था. ये जो एक इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम था, इसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत से ब्रीड्स क्रिएट हुए थे जो कि दूसरे ब्रीड्स से अलग थे. एग्जाम्पल के तौर पे हम डॉग्स की बात करें, लेकिन वो एक ही सेम ग्रुप से बिलोंग करते थे. एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखा गया था जो कि इवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा था, बाय नेचुरल सिलेक्शन कम्स फ्रॉम इंग्लैंड. In a collection of moths made in 1850s, that is before industrialization set in, it was observed that there were more white-winged moths on trees than dark-winged or melanized moths. So, evolution को एक चीज और सपोर्ट कर रही है, वो कर रही है नेचुरल सिलेक्शन, जो कि एक तरह से इंग्लैंड में देखा गया था.
इसमें क्या हुआ था, मॉथ का कलेक्शन जो है 1850s में इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, जब इंडस्ट्रीज नहीं आई थी, जब इंडस्ट्रीज सेटल नहीं हुई थी, उससे पहले की बात करें तो तब देखा था कि जो मॉथ्स का जो कलेक्शन है उसमें ज्यादातर व्हाइट विंग्ड मॉथ्स थी, ट्रीज पे ज्यादातर व्हाइट विंग्ड मॉथ्स थी। अगर मैं कंपैरिजन में देखूं डार्क विंग्ड या मेलेनाइज्ड मॉथ के, तो ज्यादातर कौन सी देखने को मिली थी, व्हाइट विंग्ड मॉथ्स। However, in the collection carried out from the same area, but after industrialization, that is in 1920, there were more dark-winged moths in the same area, that is the proportion was reversed. अब एक ही एरिया से हमने कलेक्शन किया था, लेकिन जब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद की बात करें तो उस 1920 की बात करें तो तब हमने देखा कि डार्क विंग मॉथ्स ज्यादा हो गई हैं उसी एरिया में जहां पहले व्हाइट विंग्ड मॉथ्स थी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, जब इंडस्ट्रीज नहीं आई थी। लेकिन 1920 में के बाद जब इंडस्ट्रीज आ गई थी तब हमने देखा कि डार्क विंग्ड मॉथ ज्यादा हो गई हैं। तो जो प्रोपोर्शन था वो रिवर्स हो गया, पहले व्हाइट विंग ज्यादा थी और अब क्या हो गया, डार्क विंग मॉथ ज्यादा हो गई है। The explanation put forth for this observation was that predators will spot a moth against a contrasting background. During post-industrialization period, the tree trunks became dark due to industrial smoke and soot. तो अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए क्या था, ये बताया गया था कि जो प्रेडेटर्स हैं, जो प्रे कैच करते हैं, प्रेडेटर्स हैं, वो मॉथ को अच्छे से स्पॉट कर सकते हैं एक कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड के अगेंस्ट। ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, उसके जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड के बाद की बात करूं, जो ट्री ट्रंक्स थे वो डार्क हो गए थे। किसकी वजह से, जो इंडस्ट्री से स्मोक आ रहा था, सूट्स आ रहा था, उसकी वजह से जो ट्रंक थे ट्रीज के वो डार्क हो गए थे। तो अगर मैं बोलूं व्हाइट मॉथ अगर उस डार्क वाले रीजन पे बैठती है तो आसानी से प्रेडेटर उसको कैच कर सकता है। इस कंडीशन में व्हाइट विंग मॉथ जो है वो सरवाइव नहीं कर पाए। क्यों? प्रेडेटर्स की मदद से, क्योंकि जो बैकग्राउंड था वो क्या हो गया था, ब्लैक, और वो खुद थी व्हाइट। तो इस बैकग्राउंड की वजह से प्रेडेटर्स जो है वो आसानी से उन्हें कैच करने के कैच करने के लायक थे। सो डार्क विंग्ड और मेलेनाइज्ड मॉथ सर्वाइव्ड। तो इस कंडीशन में व्हाइट विंग्ड मॉथ तो सर्वाइव नहीं कर पाई, बट डार्क विंग्ड जो थी, जो मेलेनाइज्ड थी, जिनमें मेलानिन ज्यादा था बेसिकली, वो सर्वाइव कर गई थी क्योंकि वो भी डार्क कलर की और जो ट्री का ट्रंक था वो भी डार्क कलर का था। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले मैंने आपको बताया था व्हाइट कलर्ड जो मॉथ थी वो ज्यादा थी, उनका रेशियो ज्यादा था। ऐसा क्यों था? बिकॉज there's a thick growth of almost white colored lichen covered the trees. एक lichen, आपको पता है lichen क्या, एक symbiotic relationship है एल्गी और फंगस का। तो ये white colored lichen जो है उसने trees को कवर कर लिया था, तो वो white हो गया था बैकग्राउंड। अब ट्री का जो ट्रंक था वो white हो गया। अब उसके ऊपर जब white moth प्रेजेंट होगी तो प्रेडेटर उसे पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मैं वहां डार्क की बात करूं, मेलेनाइज्ड मॉथ को अगर मैं वहां पे बैठाऊं उस व्हाइट कलर्ड ट्रंक पे, तो ऑब्वियसली वो आसानी से प्रेडेटर्स उसको कैच कर लेंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, तो डार्क कलर्ड मॉथ जो थी वो आसानी से प्रेडेटर्स उन्हें पिक कर सकते थे, जबकि व्हाइट विंग्ड मॉथ जो है उन्हें आसानी से वो पिक नहीं कर सकते थे। दे विल नॉट ग्रो इन एरियाज दैट आर पॉल्यूटेड। तो जिस एरिया में ज्यादा पॉल्यूशन था उस एरिया में वो ग्रो नहीं कर सकते थे। यहां पे डायग्राम में दिखा रखा है इन्होंने व्हाइट विंग मॉथ एंड डार्क विंग मॉथ ऑन अ ट्री ट्रंक इन अनपॉल्यूटेड एरिया एंड इन पॉल्यूटेड एरिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक अनपॉल्यूटेड एरिया दिखा रखा है ट्री ट्रंक का, एक पॉल्यूटेड एरिया दिखा रखा है, उसमें इन्होंने व्हाइट और ब्लैक या डार्क कलर मॉथ दोनों शो कर रखी हैं। This understanding is supported by the fact that in areas where industrialization did not occur, example in rural areas, the count of melanic moths was low. तो यहां से पता चला था एक फैक्ट कि जिन एरियाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, फॉर एग्जाम्पल रूरल एरियाज जो हैं जिनमें इंडस्ट्रीज नहीं आई हैं, वहां पे मेलानिक मॉथ या डार्क विंग्ड मॉथ्स जो हैं उनका रेशियो कम था। This showed that in a mixed population, those that can better adapt, survive and increase in population size. तो
इन सब चीजों से ये पता चला था, अगर एक मिक्स पॉपुलेशन की बात करें तो जो बेटर अडेप्टेशन जिसकी है, जो बेटर सर्वाइव कर सकता है, वही पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज कर सकता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अडैप्टिव रेडिएशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।